जय हिंद। हम देख रहे हैं बजट को जो 2022 और 23 के लिए सरकार द्वारा लाई गई है। तो देखते हैं क्या है बजट में, क्या क्या एनालिसिस है, कैसे है बजट। अब बजट की मुख्य विशेषताएं, कल हमने सारे डेटा देखा था, आज हम देखेंगे क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, तो अमृत काल का लक्ष्य सरकार के अनुसार ये अमृत काल चल रहा है, तो इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। विकास और वृद्धि का लेक्चर देखिएगा, वहाँ समझाया गया कि विकास क्या होता है। ग्रोथ जब किसी, हो सकता है ग्रोथ में कि किसी खास वर्ग से ज़्यादा पैसे आ रहे हों, लेकिन विकास जब किसी खास वर्ग का पैसा छन छन के नीचे तक आए और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, मतलब कहने का मतलब है गुणवत्ता बढ़ने लगे, तब इसको विकास कहते हैं। तो सरकार केंद्र बिंदु में क्या रखी है भाई, अमृतकाल के लक्ष्य के रूप में विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण, इंक्लूसिव, ठीक है, मतलब सबका पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। तो सरकार विकास करना चाह रही है और समग्र समावेशी कल्याण करना चाह रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पहला तो ये है लक्ष्य, दूसरा क्या है प्रौद्योगिकी। हम जान रहे हैं कि 5G का जमाना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 चल रहा है आज के टाइम में, तो प्रौद्योगिकी पर तो केंद्रित होना ही पड़ेगा। तो सरकार चाह रही है कि प्रौद्योगिकी जनित विकास हो, विकास में किसका योगदान अधिक हो, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विकास में योगदान अधिक हो। ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना चाह रही है सरकार, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन करना चाह रही है, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य। ठीक है, जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना चाह रही है। कहने का मतलब है कि सरकार प्रौद्योगिकी लाना चाह रही है, सरकार ऐसे काम करना चाह रही है जिससे जलवायु को हानि ना पहुंचे। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो सरकार ने ये, हमने पंचामृत का लक्ष्य रखा है, ऐसे में हमें ग्लोबल वार्मिंग को केंद्र बिंदु में तो रखना ही पड़ेगा। कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं, हालांकि भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है इसमें। तो ठीक है, तो ऐसे में सरकार इसको केंद्र बिंदु में रखी है, लेकिन सरकार टेक्नोलॉजी से विकास लाना चाहती है। हालांकि टेक्नोलॉजी लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का होना बहुत ही अनिवार्य है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे द्वितीय सेक्टर में हो, चाहे तृतीय सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट का होना अनिवार्य है। ऐसे में जब रिसर्च और डेवलपमेंट अधिक से अधिक होगा तो पेटेंट भी भारत के नाम अधिक से अधिक होगा, ऐसे में टेक्नोलॉजी जनित विकास होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जनित विकास का एक थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष भी है, वो भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, जब भी हम विकास में टेक्नोलॉजी लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों का कम होगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पे काम करते थे उसकी जगह कंप्यूटर या फिर रोबोट या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम होगा। ऐसे में लोगों की रोजगार घटेगी और जो स्किल लेबर है उनकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार उन्हीं को मिलेगा जिनके पास स्किल है, जो रोबोट्स को चलाना जानते हैं, जो रोबोट्स बिगड़ जाए तो बनाना जानते हैं, चाहे जो मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में मजदूरों की संख्या कम होने लगेगी इंडस्ट्री में। तो ये भी बोला जाता है एक नकारात्मक पक्ष को देखते हुए कि टेक्नोलॉजी तो लगाइए, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा छंटनी ना हो। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जो कार्य हों, टेक्नोलॉजी तो आए लेकिन बहुत ज़्यादा रोबोट्स पे डिपेंडेंट ना हो वो सेक्टर, बहुत ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी पे डिपेंड होना इस बात का सूचक है कि लोगों की बेरोजगारी दर बढ़ेगी। जैसे ही लोगों की बेरोजगारी दर बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसा कम होने लगेगा, क्योंकि एक बेरोजगार बढ़ता है तो एक उपभोक्ता कम हो जाता है, एक कंज्यूमर कम हो जाता है। ऐसे में जैसे जैसे बेरोजगारी दर बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोक्ता कम होते जाएंगे, तो मार्केट में सामान तो बनेगा लेकिन उसको खरीदने के लिए लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा, तो खरीदेगा कौन, तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे में जब डिमांड कम होगी तो फिर से इकोनॉमी की साइकिल स्लो डाउन होने लगेगी। कहने का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को लाइए, आलोचक ये लोग बोलते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लाते समय ये ध्यान रखिए कि कुछ रोजगार के क्षेत्र हम खुला छोड़ें, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा मिलेगा, वही जाके आगे डिमांड क्रिएट करेंगे। समझ में आया? तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा बैड इफेक्ट है, और बैड इफेक्ट को मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है, बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी जनित विकास, अब प्रौद्योगिकी का सरकार यूज कर रही है, तो
बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा कि थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो ऐसे में सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है कि प्रौद्योगिकी को हम छोड़ दें, प्रौद्योगिकी को रखें, लेकिन बैलेंस करके चलें। ठीक है। ऊर्जा संक्रांति, जलवायु पूरक कार्य को प्रोत्साहन देना। अब प्रौद्योगिकी, अब आज की टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 का दौर चल रहा है, तो आज की टेक्नोलॉजी भारत जैसे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उन देशों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें लेबर फोर्स कम है, जहाँ पे लोगों की संख्या कम है काम करने वालों की। तो वो लोग तो मशीन का यूज करके काम करवा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश में जिसमें बड़ी आबादी रहती है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, ऐसे में हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डाल दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 जो रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है, इसको पूरी तरह से लागू किया जाए अगर इकोनॉमी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो फिर भूख और गरीबी की चपेट में आएंगे, और फिर उनकी लगातार जनरेशन पीछे चली जाती रहेगी, और वो उपभोक्ता भी नहीं रहेंगे। जब उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो सामान बन के क्या होगा, जब बिकेगा ही नहीं। इन्वेस्टर का आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि डिमांड कम है हमारे इकोनॉमी में, ऐसे में और ज़्यादा डिमांड कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एकदम नहीं है कि टेक्नोलॉजी का यूज मत कीजिए। टेक्नोलॉजी का यूज बेशक कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो किसी भी देश को सुपर पावर बनाएगी आगे चल के। ठीक है। निवेश, निजी निवेश, निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला नेक चक्र, मतलब निजी निवेश से शुरू होगा और सार्वजनिक निवेश तक चलेगा नेक चक्र। ठीक है। अब ये 3 इसके लक्ष्य हैं। अब लक्ष्य हैं तो कौन सी प्राथमिकताएं हैं, लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राथमिकताएं भी तो चाहिए। तो कौन कौन से प्राथमिकता है तो देखते हैं। इसके लिए प्राथमिकता दी गई है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति को प्राथमिकता दिया गया है। 110 लाख करोड़ का पूंजीगत निवेश होगा इकोनॉमी में, अलग अलग सेक्टर काम करेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, रोड बनेंगे, गैस पाइपलाइन बिछेंगी, तो सारे सेक्टर जब एक साथ आएंगे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा तो उससे लोगों की आय बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी हमारी। अब देखिए एक बात थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हम सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जब पूंजी निवेश करती है, इसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। ठीक है। जैसे सरकार सड़क बना रही है, एक्सप्रेसवे बना रही है, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक। अब सड़क बनाने के बाद उसके आसपास इकोनॉमी डेवलप हो गई, और चाहे सड़क बनाने के बाद टोल टैक्स लगा के और सरकार उससे आय कमा रही है, पैसा कमा रही है, तो उसको पूंजीगत आय नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे राजस्व आय। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे उसको। मतलब पूंजीगत व्यय से जो आय होता है उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी को मजबूत होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब पूंजीगत व्यय होना चाहिए, और राजस्व आय होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पूंजीगत आय नहीं होना चाहिए। पूंजीगत आय होने का मतलब यह है कि किसी संपत्ति को कम कर रहे हैं हम बेच बेच के, या फिर कर्ज बढ़ा रहे हैं, या फिर किसी से उधारी ले रहे हैं। या तो संपत्ति हमारी कम हो जाएगी या कर्ज बढ़ जाएगा, तो पूंजीगत आय होगा। या अगर संपत्ति हमारी बढ़ जाए या फिर कर्ज कम हो जाए, या तो हम कर्ज उतार रहे हैं या फिर संपत्ति का सृजन कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मतलब सड़क बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, तो संपत्ति का सृजन कर रहे हैं। इस व्यय को क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। पूंजीगत परिसंपत्तियों से जो आय होती है, जैसे सरकार पीएसयू डेवलप कर रही है तो पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन उसी पीएसयू से अगर आय होने लगे तो राजस्व आय होगा। तो किसी देश को स्ट्रॉन्ग होने के लिए राजस्व आय को अधिक होना चाहिए। तो ऐसे में पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च हो रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश होगा, बहुत बड़ा निवेश होगा। ऐसे में जब वहाँ से सरकार को आय भी तो बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, तो इसीलिए बोला गया है इसको अमृतकाल का लक्ष्य। क्योंकि ये 25 साल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, तो 25 साल को ध्यान में रखते हुए सारे लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। विपक्ष इसको अमृतकाल का लक्ष्य नहीं बोल रही है। आलोचक बोल रहे हैं कि ये अमृतकाल का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है, उनको खिलाने के लिए अलग अलग सोशल सिक्योरिटी की स्कीम सरकार चला रही है। तो ऐसे में लोगों की आय कम हो रही है, निचले तबके की, और ऊपरी तबके की आय बढ़ रही है। ऐसे में अमृतकाल नहीं बोलेंगे इसको। अब आलोचक का भी पक्ष जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार जब बजट निकाली है तो सरकार तो अपनी बड़ाई करेगी ही, लेकिन दोनों पक्ष हमें जानना जरूरी है। ठीक है। तो सरकार बोल रही है इसको अमृतकाल का लक्ष्य, क्योंकि 100 साल बाद ये सारे जो आज सरकार निवेश कर रही है, जो आज सरकार कदम उठा रही है, ये 100 साल बाद इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने गति शक्ति स्कीम लगाई, 110 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की। तो पहला तो गति शक्ति हो गया। दूसरा समावेशी विकास। अब क्या होता है कि समावेशी विकास होना चाहिए सबके लिए, धारणीय विकास होना चाहिए, सबके लिए विकास होना चाहिए, हर चीज़ पे काम करना चाहिए, छोटे से छोटे तबके को भी विकास यात्रा में जोड़ना चाहिए। ऐसे में सरकार कोई छूट ना जाए बाहर, ऐसे में सरकार समावेशी विकास पर ध्यान देगी। उसके बाद उत्पादकता संवर्धन और निवेश, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, ये सरकार ध्यान में रखिए करने के लिए। इसको इंग्लिश में लिख दिया गया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट
एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटी, सनराइज अपॉर्चुनिटी और इसका मतलब क्या है, उदयमान अवसर। तो सनराइज अपॉर्चुनिटी ध्यान रखिए, थोड़ा सा हिंदी कुछ ज़्यादा ही ट्रांसलेट कर दिए हैं अच्छे से। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ऊर्जा संक्रांति, ठीक है। एंड क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन मतलब जलवायु पूरक कार्य, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सरकार काम करना चाह रही है जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट मतलब कि उत्पादकता बढ़ जाए इकोनॉमी में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, उसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आए, इकोनॉमी इतनी अच्छी हमारी परफॉर्म करने लगे। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, अब हरित ऊर्जा पे फोकस कर रहे हैं, तभी हम क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन पे भी फोकस करना है हमें, क्योंकि पंचामृत का लक्ष्य भी हम रखे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद निवेश का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब सरकार कुछ डेटा जारी की है, इस डेटा को थोड़ा देखते हैं। क्या है कि ये है लाख करोड़ में जीडीपी और जीवीए, ये है लाख करोड़ में आंकड़ा, 25, 26, 25, 28, 31, 34, 37, 40, ये जीडीपी का आंकड़ा है लाख करोड़ में कि कैसे कैसे बढ़ा। ये है 2019-20 से क्वार्टर 4 तक, 2021 से क्वार्टर 4 तक, और 2021-22 से क्वार्टर 2 तक। अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे ही जीडीपी, यहाँ देखते हैं हम क्या हुआ, ये है जीडीपी और ये है जीवीए, ठीक है। जीबी और जीडीपी का लेक्चर देखिए ऊपर होगा, उसमें अच्छे से समझाएगा जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ जीडीपी हमारी करीब 34 से 37 लाख के बीच में थी, और ये ग्रो करना शुरू की कब तक भाई, क्वार्टर 4 तक। क्या है कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनाया गया है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें 3-3 महीने का क्वार्टर बनाया गया है। तो एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का, फिर दूसरा क्वार्टर 3 महीने का, तो टोटल 6 महीने, फिर तीसरा क्वार्टर 3 महीने का 9 महीने, और फिर चौथा क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो 12 महीने हो गए। तो क्वार्टर 1, 2, 3, 4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 में आते आते कहाँ पे इकोनॉमी हमारी चली गई थी, लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास चली गई थी, 40 लाख करोड़ से थोड़ी सी नीचे थी। और जैसे ही फर्स्ट वेव आई, मतलब कब आई फर्स्ट वेव भाई, क्वार्टर 1 में आई, 2020-21 में पहला लॉकडाउन लगा। क्वार्टर 1 कब से स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो उसी टाइम तो लॉकडाउन लगा था, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो गया क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 जैसे ही आया और लॉकडाउन लगा, तो तुरंत इकोनॉमी डिप की, यहाँ डिप आई, ठीक है, डिप आई, तो एकदम से 25 लाख करोड़ के आसपास हमारी इकोनॉमी आ गई थी। -23% हमने देखा था कि क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट है, रिसेशन में चली गई थी हमारी इकोनॉमी। रिसेशन क्या बोलते हैं, जब 2 लगातार क्वार्टर में निगेटिव में ग्रोथ रेट हो जाए, जैसे मैंने जीडीपी के लेक्चर में पढ़ाया है, जैसे अगर कोई इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है और वो कुछ दिन बाद +3% से ग्रो करने लगे, इसका मतलब ये रिसेशन में नहीं है, इसका मतलब ये रिसेशन में नहीं है। ये रिसेशन में तब होगी जब 8% से ग्रो कर रही है और ये ग्रो करने लगे -1 या -2 या -3 या -4, माइनस में ग्रोथ होने लगे। जैसे ये ग्राफ है, ये 0 है और ये 0 से प्लस प्लस प्लस, ये 0 से माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से इकोनॉमी चली तो निगेटिव में आई, तो निगेटिव में आई लेकिन ग्रो तो कर रही है ना, पॉजिटिव में ही है ना। लेकिन यहाँ से जब घटने लगी इकोनॉमी, लेकिन घटी, लेकिन निगेटिव में तो नहीं आई ना, यहाँ डिप हुई, लेकिन फिर ऊपर आ जाए तो ये रिसेशन नहीं होगा, लेकिन डिप हुई और निगेटिव में चली गई। और 2 लगातार क्वार्टर, Q1, Q2 या Q2, Q3, कोई भी 2 लगातार क्वार्टर में निगेटिव में ही रह जाए, ऊपर ना आए, तो वो बोलते हैं रिसेशन टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ है कि रिसेशन आ गया यहाँ हमारा, तो क्वार्टर 1 में डिप हुई थी, फिर इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही गई थी Q1, Q2, Q3, Q4, जैसे ही Q4 तक 2021 तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही 2022 आता है, इसका क्वार्टर अगला स्टार्ट होता है, वैसे ही फिर से इकोनॉमी डिप की, क्योंकि सेकेंड वेव आ चुका था, ठीक है। तो सेकेंड वेव आ चुका था, तो फिर से इकोनॉमी डिप की। यहाँ अभी थर्ड वेव आया है, ठीक है, ओमिक्रॉन का इफेक्ट उतना नहीं दिखा है, लेकिन 2 बार लॉकडाउन लगाया था। फर्स्ट लॉकडाउन यहाँ लिखा गया फर्स्ट लॉकडाउन, और यहाँ लिखा गया सेकंड लॉकडाउन। जब 2 बार लॉकडाउन लगाया गया तो तुरंत जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ बंद हो गया। तो C+G+I+X-M, इसमें क्या होता है, C कंज्यूमर स्पेंडिंग, कोई कुछ खर्च कर नहीं रहा था, बचत करके रखे थे, अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो लोग अपने पैसे बचत करके रखे थे, कोई कुछ खरीद नहीं रहा था, ठीक है। C काम नहीं कर रहा था, आई C+G+I+X-M होता है, तो आई इन्वेस्टर जो थे, इन्वेस्टर देख रहे हैं कि लोग जब खरीद ही नहीं रहे हैं तो हम इकोनॉमी में पैसा क्यों लगाएंगे, तो इन्वेस्टर भी पैसा नहीं लगाए। जी बच गया, जी, तो जब देखा कि C काम नहीं कर रहा है, आई काम नहीं कर रही, तो जी इकोनॉमी में
गवर्नमेंट आगे आई और राहत पैकेज डाली, ठीक है। और एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैसे ही नहीं था, थोड़ा सा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा था क्योंकि मेडिसिन का हम लोग ने एक्सपोर्ट किया था, क्लियर है। तो इसके चलते हमारा जीडीपी डाउन हो गई और फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू की। जैसे ही बढ़ते बढ़ते आगे पहुंची थी कि सेकेंड वेव आ गया और सेकेंड वेव के चलते फिर से डाउन हो गई और फिर से अब आगे बढ़ रही है। तब तक यहाँ ओमिक्रॉन आ जाएगा, फिर से हल्का सा डाउन हो गई, फिर आगे बढ़ जाएगी क्योंकि ओमिक्रॉन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है इकोनॉमी में। उसके बाद जीवीए के बारे में देखते हैं। जैसे ही जीवीए आया, इकोनॉमी बढ़ रही थी, जीवीए भी डाउन होने लगा। जीवीए अलग अलग सेक्टरों का निकालते हैं, ठीक है, जीवीए वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। तो जीवीए भी डाउन हुआ, जीडीपी डाउन हुआ तो ऑब्वियसली जीवीए भी डाउन होगा। तो डाउन हुआ, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर सेकंड वेव आई, फिर से डाउन हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो सरकार का पक्ष है। सरकार कहती है क्या है कि देखिए, एक नियत दर पे इकोनॉमी चल रही थी, डाउन हुई, लॉकडाउन लगा, फिर से इकोनॉमी अपने आप को ठीक करते हुए ऊपर चढ़ गई, ठीक। ये सरकार का तर्क है। कैसे, यहाँ दिख रहा होगा, जैसे सरकार का तर्क है कि ऐसे इकोनॉमी ठीक चल रही थी, जैसे ही लॉकडाउन आया तो डिप हुई तुरंत, और फिर लॉकडाउन हटने के बाद धीरे 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 इकोनॉमी अपने आप को ठीक करके, लोगों के हाथ में पैसा था, लोग सामान खरीदने लगे और इन्वेस्टर जो थे वो नई नई फैक्ट्रियाँ बैठाने के लिए पैसा लेने लगे, लोगों को रोजगार मिला तो फिर से इकोनॉमी अपनी पटरी पे आ गई पहले जैसा। ये कौन सा शेप बना, जरा ध्यान रखिए, ये बताइए कौन सा शेप बना, सोचिए। यहाँ से इकोनॉमी आई, डाउन हुई और फिर से इकोनॉमी अपने आप को उसी नियत कंडीशन में लेके चली गई। तो कौन सा शेप बना, कौन सा शेप बना, यू और यू, वी बना ना, वी, तो वही शेप। तो वी शेप सरकार ने अपने बजट में बात कही है, इसका मतलब वी कहीं ना कहीं सरकार ने कही है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों को ही तो सरकार प्रमोट करती है ना कि हमने अच्छा किया। तो सरकार बोली कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ वी शेप हो रहा है। वी कहने का मतलब है कि जैसा हम पहले थे, लॉकडाउन लगा, नीचे आए और फिर से उसी कंडीशन में उतने ही तेजी से एक्सलरेट होकर आगे बढ़ गए। कहने का मतलब था जैसे हम नीचे आए वैसे ही ऊपर चले गए, वी शेप रिकवरी है हमारी। और वी शेप रिकवरी होने का मतलब है कि इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। हम इस सारे माजरे में बस दो ही चीज़ सीखेंगे, वी शेप और के शेप। यही हमारे एग्जाम में पूछेगा। सरकार बोली है कि वी शेप रिकवरी है, तो ये वी शेप तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर पूछेगा कि वी शेप रिकवरी क्या होती है, तो एक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लॉकडाउन लगने के बाद सडनली किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी आपदा आने से किसी भी कारणवश इकोनॉमी तुरंत डिप करे अलग अलग क्वार्टर्स में, और डिप करने के बाद फिर उसी रेट से एक्सेलरेट हो जाए और एक्सेलरेट होकर फिर से नियत दर पे पहुंच जाए या फिर उससे आगे भी चली जाए, तो इस रिकवरी को क्या बोलते हैं, वी शेप। इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इंडस्ट्री बंद हुई थी लेकिन उसी रेट से एक्सेलरेट होकर चालू हो गई, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो गया और इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो सरकार का तर्क ये है, ठीक है, क्लियर। अब हमें पढ़ना है वी शेप। वी शेप तो बोल दिए, लेकिन आलोचक क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी ये वी शेप रिकवरी नहीं है, इकोनॉमी की रिकवरी वी शेप नहीं है। समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सवाल बनते हैं, ठीक है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का समय बन रहा है, तो इकोनॉमी में जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो ये सवाल बनते हैं। जब भी आप मेंस का लिखिए तो ये सवाल, ये ग्राफ बना बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्री में क्वेश्चन बनेंगे, के शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, कौन सी रिकवरी कैसी है। तो वी शेप तो समझा दिया, सरकार का ये तर्क है, लेकिन आलोचक का पक्ष कुछ और है। आलोचक जो है वो कुछ और बोल रहे हैं। क्रिटिसिज्म इसका क्या हो रहा है भाई, देखिए, आलोचक बोल रहे हैं कि ये तो था अर्थव्यवस्था में बहाली। सरकार बोली अर्थव्यवस्था की बहाली हुई और देश की प्रतिरोधक क्षमता का द्योतक है। अर्थव्यवस्था में बहाली जो हुई वी शेप, वो देश की प्रतिरोधक क्षमता का द्योतक है, मतलब देश के प्रतिरोधक क्षमता को बताता है ये, ठीक है। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन अब आलोचक चुप तो रहेंगे नहीं। आलोचक भी सही पॉइंट ही उठा रहे हैं, खराब उनका पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो भी सर्वे से ही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास डाटा नहीं है। तो वो डेटा में क्या बोलते हैं कि देखिए, एक सर्वे अभी आई थी, ICE 360 सर्वे, इसने क्या बताया 2021 के बारे में। बताइए कि देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है ना, तो लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद देखिए बड़ा ही गंभीर आरोप है, बड़ा ही बेहतरीन बातें ये बोला गया है। बेहतरीन नहीं बोला गया है, मतलब इकोनॉमी के दृष्टि से तो बहुत ही खराब बात है, बेहतरीन नहीं है, बड़ा ही खराब बात बोला गया है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें बोला गया है कि टॉप 20% लोगों के हाथ में जो पैसा था, जो भी वो बिजनेस कर रहे थे, उनकी आमदनी में 39% का ग्रोथ हुआ है। समझ रहे हैं? टॉप 20%, ऊपर के 20% लोगों के हाथ में, लोगों का जो पैसा था वो 39% तक ग्रो हुआ है, और बॉटम के 20%, जो निचले तबके के 20% लोग हैं, उनकी आमदनी में 53% की कमी आई है, कम हो गया है। बहुत बड़ी बात है।
100 लोग हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर के जो सबसे अधिक धनी लोग थे, ऊपर के जिनके पास बहुत पैसा था, जो धनी लोग थे, उनकी आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 39%। अगर 100 रुपये था तो 39% बढ़ गया, उनके पास 139 रुपये आज के टाइम में हो गए। लेकिन निचले तबके के लोग, जो नीचे से जो लोग थे, वो 20% लोग, मतलब ऊपर के 100 लोग और नीचे के, ऊपर के 20 लोग और नीचे के 20 लोग, बीच में तो बच गया 60 लोग, तो वो छोड़ के ऊपर के 20 लोगों की आमदनी बढ़ गई है 39% और नीचे के 20 लोगों की आमदनी घट गई है 53%। कहने का मतलब समझे, नीचे कंज्यूमर होंगे, नीचे बिजनेसमैन होंगे, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे एमएसएमई चला रहे हैं, एमएसएमई, और बड़े बड़े फॉर्म हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी आमदनी बढ़ गई है, नीचे के लोगों की आमदनी घट गई है। सरकार क्या बोली थी? सरकार बोली थी इकोनॉमी का साइकिल पहले से चल रहा है, लॉकडाउन लगाया, टक से गिरा और फिर उतने ही तेजी से एक्सलेट होकर सब लोग अपनी बराबरी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, कोई अनइक्वलिटी नहीं है, सब कुछ खुश है, सब लोगों के पास बराबर पैसा है, कोई ज़्यादा जॉब लॉस की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी है इकोनॉमी को, इकोनॉमी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। कहने का मतलब है वी शेप रिकवरी जब भी आती है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमी डाउन तो हुई लेकिन उसी रेट से एक्सेलरेट हो गई। लेकिन आलोचक क्या पॉइंट बता रहे हैं, IC 360 की सर्वे बता रहे हैं, ये अलग से है, ये बजट नहीं है, ये बजट नहीं है, ये आंकड़ा मैंने दिया ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वी शब्द जब समझ रहे हैं तो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है के शब्द समझना, और आलोचक का पॉइंट भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बजट तभी समझ में आएगा जब दोनों पक्ष देखेंगे। एक ही पक्ष देखने से कुछ नहीं होगा, केवल आलोचना पढ़ेंगे तभी बात नहीं बनेगी, सरकार का भी पक्ष जानना चाहिए, केवल सरकार पढ़ेंगे तभी बात नहीं बनेगी, आलोचक का भी पक्ष जानना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जब हम बात करते हैं टॉप 20% लोगों के हाथ में 39% आमदनी बढ़ गई और बॉटम 20% की आमदनी 53% घट गई, ऐसे में क्या होगा देखिए, यहाँ यही बना देता हूँ। और मान लीजिए ये इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, ये इकोनॉमी है, अब यहाँ पे टॉप 20% की क्या बता रहा है, 39% ग्रो हो गई, तो ग्रो हो गई तो कैसी इकोनॉमी बढ़ी, ऐसे टॉप 20% की ग्रो हुई तो सीधे बढ़ गई, बॉटम 20% की आमदनी कर दी। तो ये है लॉकडाउन का टाइम, जब कोरोना आया, पहली बार जब कोरोना आया, उसके बाद ना बता रहे हैं लॉकडाउन हटा, तो ये लोग बताए कि लॉकडाउन हटा तो तुरंत ऐसी इकोनॉमी बढ़ गई, तो ये लोग बताए लॉकडाउन आया तो घटी और फिर बढ़ गई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लॉकडाउन मान लीजिए ये लगा, कोविड आया, कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कोविड के बाद क्या हुआ, तो टॉप 20% लोगों की आमदनी बढ़ते बढ़ते 39% पर ये चली गई। नीचे का देखते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी आमदनी क्या हाल है। जैसे बड़े फॉर्म के रिस्पेक्ट में बात करें तो बड़े फॉर्म की आमदनी 39% बढ़ गई, और छोटे छोटे फॉर्म, छोटे छोटे कोई चला रहा है अपना बिजनेस, उनके बिजनेस का क्या हाल है, 39% घट गई। छोटे लोगों की टॉप मतलब बॉटम से 20% लोगों की आमदनी 53% घटी है। तो ये क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पे लॉकडाउन लगा तो इनकी आमदनी धीरे 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 घटते घटते घट गई है, और ये घटी अधिक है, जितनी बढ़ी नहीं है उससे ज़्यादा घटी है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जितना बढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा ये घट गया है। कौन सा शेप बना बताइए, कौन सा शेप बना, ये कौन सा बना था वी, ये कौन सा बना था यूं और यूं, ये सीढ़ी है, ये ऊपर चढ़ते चले गए और ये सीढ़ी है नीचे गिरते चले गए, तो कौन सा शेप बना, के शेप। यही होता है के शेप रिकवरी। अगर के शेप रिकवरी इकोनॉमी में आ रही है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वी शेप रिकवरी हुई थी तो बताया गया कि सब लोग अच्छा परफॉर्म कर लिए, सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन के शेप में कुछ ही तबका आगे बढ़ा, कुछ तबका नीचे चलता चला गया, और जो नीचे गया वो तेजी से नीचे गया, क्योंकि 53% डाउन हुआ है, यहाँ 39% अप हुआ है। तो नीचे जो तबका गया वो तेजी से नीचे गया, जबकि ऊपर जो तबका गया धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। समझ में आया? तो के शेप रिकवरी जब भी होती है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इसमें और पॉइंट निकलेंगे, क्या पॉइंट निकलेगा इसमें देखते हैं। जब भी के शेप रिकवरी हुई तो इनकी तो इकोनॉमिक हालत बढ़ते गए, यहाँ पे तो सब लोग अपने अच्छे कंडीशन में थे, यहाँ पे अनइक्वलिटी था, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, किसी के पास कम पैसा था। ऐसे में जिसके पास, यहाँ पे देखिए कुछ लोग रहे होंगे ना, जो बड़े फॉर्म वाले हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो छोटे फॉर्म वाले हैं उनके पास कम पैसा होगा, जो छोटी छोटी कंपनी चला रहे हैं उनके पास कम पैसा होगा। इनइक्वलिटी तो थी ना यहाँ पे, जो बड़े लोग थे, मतलब जो ज़्यादा पैसा वाला एक तबका था, एक तबका कम पैसा वाला था, तो यहाँ भी इनइक्वलिटी थी, थोड़ी सी इनइक्वलिटी थी यहाँ से यहाँ। लेकिन जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट हटा, जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट हटा तो बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी, उनकी आमदनी में तो कमी आई ही, वो कमी थी 53% की, तो लोग रोजगार गया तो उनकी आमदनी में कमी आई। लेकिन बड़े बड़े फॉर्म अपना ग्रोथ कर लिए उसी में, तो ग्रोथ कर लिए तो उनकी आमदनी बढ़ गई। तो यहाँ थोड़ा सा गैप है दोनों के बीच, लेकिन ये आमदनी बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते आगे चले गए और ये घटते घटते आए। तो ये गैप कितना बड़ा हुआ देखिए जरा,
गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब आमदनी एक की आगे बढ़ गई एक की नीचे आ रही है, ऐसे में जो ये गैप है वो बढ़ता चला जाएगा लगातार। कहने का मतलब है समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? समाज में क्या बढ़ेगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगा। गरीब के पास पैसों की कमी होती चली जाएगी और अमीर के पास पैसा बढ़ता चला जाएगा। ये बड़ा इम्पैक्ट है। और इससे क्या होगा? सोसाइटी में बंटवारा, मतलब एक तबका बहुत ही गरीब, एक तबका अमीर। कहने का मतलब एक तबका गरीब होते चला जाएगा, एक तबका अमीर होते चला गया। कोरोना का गरीब भी गया तो गरीब जो हुआ वो अधिक गरीब हुआ, लेकिन अमीरों की संख्या में कम बढ़ोतरी हुई। अमीरों के धन में कम बढ़ोतरी हुई, लेकिन गरीबों की संख्या, गरीबों के धन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। ये भी एक बात है, समाज में इनइक्वालिटी बढ़ा। ऐसे में सरकार क्या सोची? तो सरकार जो ये 4 प्राथमिकता दी है ना, उसमें पीएम गति शक्ति लॉन्च की है। उसी में बात कर रही है समावेशी विकास करेंगे हम लोग। समावेशी विकास समझ में आया? समावेशी विकास मतलब विकास करेंगे, किसी एक के हाथ में पैसा नहीं रहने देंगे, मतलब पैसे का बंटवारा भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये समाजवाद के सिद्धांत को फॉलो कर रही है, पूंजीवाद को नहीं, क्योंकि पूंजीवाद बोलता है कि किसी एक के जो जितना ज़्यादा कमा सके वो कमाए, लेकिन समाजवाद बोलता है धन का किसी के अंदर संकेंद्रण ना हो सके, किसी एक के पास इकट्ठा ना हो सके, सबके पास धनों का बराबर बंटवारा हो। तो समाजवाद के कहीं ना कहीं सिद्धांत को फॉलो करा रही है, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी तो है, लेकिन पूरी तरह से वी शेप रिकवरी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी में एक सेक्टर को नहीं देखा जाता। अगर रिकवरी हो रही है तो अगर हमारा ग्रोथ यहाँ बढ़ा और टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, कहने का मतलब टैक्स ही कलेक्शन से चेक करेंगे ना कि हमारा ग्रोथ बना। जैसे ही हमारा जीएसटी बढ़ने लगा, तेजी से टैक्स कलेक्शन होने लगा, इसका मतलब लोगों की आमदनी बढ़ गई। लेकिन आलोचक बोल रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ने से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा है, बल्कि पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स से आमदनी लोगों की आपके पास टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। ऐसे में लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि लोगों का तो आमदनी घटी है यहाँ निचले तबके की, और ऊपर तबके वाले की बढ़ी है। लेकिन सरकार को तो दिख रहा है ना कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है, तो जीएसटी कलेक्शन हुआ है तो सरकार की नज़र में वी शेप हुआ है। लेकिन असली में कई बार आलोचक की नज़र में ये के शेप हुआ है। चाहे वी शेप हो चाहे के शेप हो, हमने दोनों शेप पढ़ लिया, लेकिन सरकार को ये पूरा मालूम है कि अगर वी शेप नहीं भी हुआ है, चलो भाई सरकार की नज़र में वी शेप है, लेकिन अगर के शेप भी हुआ है तो सरकार इसीलिए समावेशी विकास करना चाह रही है। और 4 प्राथमिकताओं में अगले 25 साल में ये ध्यान रखिए कि समावेशी विकास हो, समग्र समावेशी कल्याण पे हो काम। ठीक है, कल्याण पर ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में सरकार इस पर काम करेगी और इसके लिए गति शक्ति स्कीम लाई है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा सके, और निवेश करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों के काम मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर पैसा आएगा तो उनके बीच असमानता कम होगी। लेकिन सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कम इकोनॉमी की रिकवरी बहुत खुशी की बात होती कि अगर वी शेप होती तो, लेकिन बजट बताता है वी शेप, लेकिन आलोचक बताते हैं के शेप। ठीक है, चाहे जो हो, ये तो चर्चा का विषय है कि कितना वी शेप है कितना के शेप है, हमें उससे क्या मतलब है, चाहे जो हो। लेकिन हमने क्या समझा, वी शेप क्या होती है, के शेप क्या होती है, सरकार क्या करना चाहिए। तो सरकार जो भी करना चाहिए स्टेप्स तो अच्छे ली ही है, तभी तो बोली है ना अमृतकाल का लक्ष्य, तीनों स्टेप अच्छे ली है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 110 लाख करोड़ का जो ये गति शक्ति मास्टर, मतलब गजब का स्कीम है, मतलब माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो सरकार का जो ये स्टेप ली है, सरकार गति शक्ति 110 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की इकोनॉमी में, अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है और अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो सोचिए कितना लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सरकार ये काम कर रही है, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन हमें इसे कोई खास मतलब नहीं है कि आलोचक क्या करें सरकार क्या करें, हमें ये दोनों शेप को समझना था, ये शेप। इसके फायदे क्या होंगे, इसके घाटे क्या होंगे, समाज में अनइक्वलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अलग अलग रिपोर्ट हम देखते हैं, कौन सी रिपोर्ट बताती है ये। अगर मेंस को लिखना हो तो दोनों पक्ष ध्यान रहेगा, प्री को लिखना हो तब भी ये पता रहेगा कि के शेप क्या होता है, वी शेप क्या होता है, कैसे कैसे इकोनॉमी जल्दी कैसे बढ़ती है। आगे का डिस्कशन हम करेंगे, बजट को अभी और क्लास लगेगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे हर एक स्कीम के बारे में, सरकार क्या कहना चाह रही है और क्या विपक्ष कहना चाह रहा है, दोनों के बीच का रास्ता क्या है और क्या संतुलन बनाना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।